दादा भाई ने जैसे ही अवनी की मांग में सिंदूर भरा, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर किसी की निगाहें उसी एक पल पर टिक गई थी। किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने खुशी जाहिर नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि यह शादी खुशियों की नहीं बल्कि मजबूरी की थी। लेकिन सबसे ज्यादा टूटी थी ईशा। कमरे के बाहर खड़ी ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी नजरें सिर्फ सूरज पर टिकी थी। जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आज वही किसी और की मांग भर रहा था। ईशा चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई। उसके कदम जैसे वहीं जम गए थे। दिल बार बार कह रहा था कि ये सब गलत है, लेकिन हालात इतने उलझ चुके थे कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। उधर अवनी सिर झुकाकर खड़ी थी। ऊपर से वह खुद को बेबस दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही सबकी नजरें उससे हटती, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती। वह मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन ईशा की नजर से बच नहीं पाई। उसी पल ईशा के मन में पहली बार यह सवाल नहीं बल्कि यकीन पैदा हुआ, कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। इसी बीच दादा भाई ने पूरे परिवार की तरफ देखकर कहा, आज से अवनी इस घर की बहू है। उसके होने वाले बच्चे को भी इसी परिवार का नाम मिलेगा। अब इस विषय पर कोई बहस नहीं हुई। ये सुनते ही कुछ लोग चुप हो गए, तो कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को ये फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन दादा भाई के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूर खड़ी ईशा अब एक पल भी वहां नहीं रुक सकी। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा बंद करते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था, जब सूरज ने कभी उससे वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उधर शादी की रस्म पूरी होते ही अवनी ने चुपके से अपना मोबाइल निकाला। उसने किसी को एक छोटा सा मैसेज भेजा, काम हो गया। पहला कदम सफल रहा। मैसेज भेजते ही उसने मोबाइल वापस छिपा लिया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे क्या पता था, ऊपर बालकनी से खड़ी ईशा ने यह सब देख लिया था। ईशा का दिल अब सिर्फ टूट नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस होने लगा था कि इस पूरी कहानी में कुछ ऐसा है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इधर घर से काफी दूर एक आलिशान बंगले के अंदर बैठा एक आदमी अपने मोबाइल की स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मोबाइल पर वही मैसेज चमक रहा था, काम हो गया। पहला कदम सफल रहा। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, अब देखता हूँ सूरज, तू अपने रिश्ते कैसे बचाता है। उस आदमी का चेहरा अभी भी साफ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसकी मुस्कान दिखाई दे रही थी, जो बता रही थी कि वह काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उधर ईशा ने रोना बंद किया। उसने अपने आंसू पोंछे और आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अगर सच में ये सब मजबूरी है तो मैं सूरज का साथ दूंगी, लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो मैं उसका सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। यही फैसला इस कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाला था, क्योंकि उसी रात ईशा ने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रात के करीब 11 बजे अवनी चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। वे किसी को बिना बताए घर के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। ईशा ने भी बिना आवाज किए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठे शख्स ने पैसों से भरा एक बैग अवनी की तरफ बढ़ाया। अवनी ने मुस्कुराते हुए बैग लिया और धीमी आवाज में कहा, अब आगे क्या करना है। कार के अंदर से सिर्फ एक जवाब आया, अब दूसरा कदम शुरू होगा, और इस बार सूरज सिर्फ बदनाम नहीं होगा बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही दूर खड़ी ईशा के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ चुका था, जिसे पूरा परिवार मजबूरी समझ रहा है और शायद एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है। लेकिन कार के अंदर बैठा हुआ आदमी कौन था? क्या अवनी सच में इस खेल की खिलाड़ी थी, या वह भी किसी और के इशारों पर नाच रही थी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में, जहां पहली बार उस रहस्यमय शख्स का चेहरा सामने आएगा और ईशा के हाथ ऐसा सबूत लगेगा जो पूरी कहानी बदल देगा। जैसे ही काली कार का दरवाजा खुला, ईशा की सांसें थम गईं। अंदर बैठा इंसान कोई अनजान आदमी नहीं था, वह आकाश था। ईशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस आकाश पर पूरे परिवार को भरोसा था, वही आधी रात को अवनी को पैसों से भरा बैग दे रहा था। आकाश ने कार से बाहर निकलते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोला, पहला कदम उम्मीद से भी ज्यादा आसान रहा। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। अवनी ने बैग को कसकर पकड़ लिया और बोली, लेकिन ईशा मुझे बार बार देख रही है। उसके चेहरे से लग रहा है कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। आकाश हल्का सा हंसा, उसे महसूस होने दो। जब तक उसके पास सबूत नहीं होगा, वह किसी को कुछ साबित नहीं कर पाएगी, और अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसका भी इंतजाम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश है। वह धीरे धीरे थोड़ा और पास जाने लगी ताकि उनकी पूरी बातचीत सुन सके। तभी आकाश ने बैग से एक फाइल निकाली। उसने फाइल अवनी को देते हुए कहा, इसमें अगले 3 दिनों का पूरा प्लान है। हर कदम सोच समझकर उठाना, एक भी गलती हुई तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अवनी ने बिना कुछ कहे फाइल अपने पर्स में रख ली। फिर उसने घबराकर पूछा, अगर दादा भाई को सच पता चल गया तो? आकाश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। सच सिर्फ वही देख पाता है जिसे देखने दिया जाए। सूरज अभी भी तुम्हें बेचारी समझ रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। ईशा के लिए अब यह सब सुनना मुश्किल हो रहा था। जिस इंसान ने इंसानियत दिखाते हुए अवनी का साथ दिया, उसी इंसान के भरोसे का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा था। उसी समय ईशा ने अपना मोबाइल निकाला और पूरी बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। कैमरा जूम करके उसने आकाश और अवनी दोनों को रिकॉर्ड कर लिया। अब पहली बार उसके हाथ एक ऐसा सबूत लग चुका था जिसे झुटलाना आसान नहीं था। लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक बैटरी का मैसेज चमका, बैटरी लो, 1%। ईशा घबरा गई।
अगर अभी मोबाइल बंद हो गया तो रिकॉर्डिंग भी अधूरी रह जाएगी। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग सेव की और वापस पीछे हटने लगी, लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा लेने वाली थी। उसका पैर एक पत्थर से टकराया। ठक आवाज सुनते ही आकाश तुरंत पलटा। कौन है वहां? उसने तेज आवाज में पूछा। अग्नि भी घबराकर उसी दिशा में देखने लगी। ईशा तुरंत पास की झाड़ियों के पीछे छिप गई। आकाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर वह पकड़ी गई तो शायद यह रिकॉर्डिंग कभी सूरज तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी दूर सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। आकाश रुक गया। उसने घड़ी की तरफ देखा और गुस्से में बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं, निकलो। दोनों जल्दी से कार में बैठे और वहां से चले गए। कार की लाल लाइट अंधेरे में गायब हो गई। ईशा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो सेव हो चुका था। हालांकि आवाज पूरी साफ नहीं थी, लेकिन आकाश का चेहरा, पैसों का बैग और अग्नि का उससे मिलना साफ दिखाई दे रहा था। यही वीडियो आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। ईशा तुरंत घर की तरफ भागी। उसने तय कर लिया था कि सुबह होते ही वह सूरज को सब कुछ बता देगी। लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। सूरज अकेले मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, अगर मैंने किसी की मदद करके गलती की है तो मुझे सच दिखा दीजिए। लेकिन अगर अग्नि सच में बेगुनाह है तो उसे इंसाफ जरूर मिले। यह सुनकर ईशा के कदम रुक गए। उसने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। अगर वे अभी ये वीडियो दिखा देती तो सूरज गुस्से में सीधे आकाश और अग्नि का सामना करने निकल पड़ता और बिना पूरे सबूत के दुश्मन फिर कोई नया झूठ कर देता। ईशा ने मन ही मन फैसला किया, नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे पूरा सच जानना होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय घर की छत पर खड़ा एक अनजान आदमी दूरबीन से उसे देख रहा था। उसने मोबाइल मिलाया और सिर्फ इतना कहा, सर, ईशा ने सब देख लिया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर एक ठंडी आवाज आई, तो फिर अब अगला कदम शुरू करो। इस बार निशाना सबूत नहीं, ईशा होगी। ये सुनते ही खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब ये सिर्फ झूठ और सच की लड़ाई नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत की लड़ाई बनने वाली थी। अगले भाग में ईशा पर होने वाला पहला हमला, सूरज का चौंकाने वाला फैसला और अवनी की ऐसी मजबूरी सामने आएगी जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देगी। जैसे ही उस अनजान आदमी ने फोन पर कहा, इस बार निशाना सबूत नहीं, ईशा होगी, उसी पर ईशा के सिर पर मौत मंडराने लगी। ईशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। वो अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद किया और सबसे पहले अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दोबारा देखने लगी। वीडियो छोटा था, लेकिन इतना काफी था कि उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। अवनी पैसों से भरा बैग ले रही थी और दोनों किसी बड़े प्लान की बात कर रहे थे। ईशा ने बिना देर किए उस वीडियो की एक और कॉपी बना ली, फिर उसे अपने ईमेल पर भेज दिया। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरा मोबाइल भी छिन गया तब भी ये सबूत कोई नहीं मिटा पाएगा। उधर आकाश अपने फार्म हाउस में बैठा गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने मेज पर रखा गिलास जमीन पर दे मारा। एक लड़की ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। उसके सामने बैठे गुंडे ने पूछा, सर, आदेश दीजिए। आकाश ने ठंडी आवाज में कहा, आज रात ही उसका मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, और अगर वह आसानी से न मिले तो। वह कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद कर दो। कमरे में बैठे सभी लोग समझ चुके थे, अब मामला सिर्फ धमकी का नहीं रहा, अब खून भी हो सकता था। अगली सुबह घर में ऐसा माहौल था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। अग्नि फिर से वही मासूम चेहरा बनाकर सबके सामने घूम रही थी। वह दादी माँ के लिए चाय बना रही थी, बड़ों के पैर छू रही थी और हर किसी से बड़ी विनम्रता से बात कर रही थी। लेकिन ईशा अब उसके इस नए चेहरे को पहचान चुकी थी। वह चुपचाप अग्नि की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उधर सूरज भी पिछले कुछ दिनों से बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो उससे छिपाया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। दोपहर के समय ईशा ने तय किया कि अब उसे अकेले कुछ नहीं करना चाहिए। वह सीधे सूरज के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खटखटाया। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, आइए, आप कुछ परेशान लग रही हैं। ईशा कुछ पल तक चुप रही। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े हुए थी। वह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से अवनी की चीख सुनाई दी, बचाइए, कोई है। दोनों तुरंत बाहर भागे। आंगन में अवनी जमीन पर बैठी रो रही थी। उसने कांपते हुए कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया, कोई मुझे मारना चाहता है। पूरा परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो गया। सब लोग उसे संभालने लगे, लेकिन ईशा की नजर अचानक सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था जो पहले कभी नहीं था। ईशा समझ गई, यह घटना भी शायद पहले से प्लान की गई है ताकि सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। उसी शाम ईशा मंदिर जाने के लिए घर से निकली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दो बाइक सवार उसका पीछा कर रहे हैं। वह जैसे ही सुनसान सड़क पर पहुंची, एक बाइक तेजी से उसके पास आई। पीछे बैठे आदमी ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन उनका असली निशाना पर्स नहीं, मोबाइल था। ईशा ने पूरी ताकत से मोबाइल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। बाइक सवार ने उसे जोर से धक्का दिया। ईशा सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथ से मोबाइल दूर जा गिरा। दोनों आदमी तुरंत उसकी तरफ दौड़े। उसी समय पीछे से एक कार तेज से आई। उसकी हेडलाइट सीधे बाइक सवारों पर पड़ी। दोनों घबरा गए और बिना मोबाइल उठाए वहां से भाग निकले। कार से उतरकर सूरज दौड़ता हुआ ईशा के पास पहुंचा। उसने घबराकर पूछा, आप ठीक है? ईशा के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपने मोबाइल पर थी। वह दौड़कर मोबाइल उठाती है। स्क्रीन टूट चुकी थी, लेकिन मोबाइल अभी भी चालू था। उसने राहत की सांस ली। सूरज ने पहली बार गंभीर होकर पूछा, आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है जिसे छीनने के लिए कोई आपकी जान लेने पर उतारू है? ईशा अब और झूठ नहीं बोल सकी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल सूरज की तरफ बढ़ा दिया। इसमें हमारे सारे सवालों का जवाब है। सूरज ने वीडियो चलाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। आकाश, अवनी, पैसों से भरा बैग
और दोनों की गुप्त बातचीत। वीडियो खत्म होते ही सूरज कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये सच है तो मैं आकाश को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन ईशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यही वह चाहता है। अगर आप अभी उसके पास गए तो वह सबूत मिटा देगा और हमें ही झूठा साबित कर देगा। सूरज कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब खेल उसके नियमों से नहीं, हमारे नियमों से होगा। उधर आकाश को खबर मिल चुकी थी कि हमला नाकाम हो गया। उसने गुस्से में फोन उठाया। निकम्मो, एक लड़की से मोबाइल तक नहीं छीन पाए। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर। बीच में सूरज आ गया था। ये सुनते ही आकाश शांत हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो अब समय आ गया है सूरज को भी रास्ते से हटाने का। इतना कहकर उसने एक पुरानी फाइल अपने सामने रखी। फाइल के ऊपर एक नाम लिखा था, ऑपरेशन विरासत। और यही वह नाम था जो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। आखिर ऑपरेशन विरासत क्या है? आकाश सूरज से इतना क्यों डरता है? और अवनी इस खेल में मोहरा है, या अभी भी कुछ ऐसा सच छिपा है जो किसी ने नहीं देखा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में, जहां पहली बार परिवार की जायदाद और इस साजिश का असली रिश्ता सामने आएगा। सूरज की नजर जैसे ही उस फाइल के नाम पर पड़ी, उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं है। इस साजिश के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है। दूसरी तरफ आकाश अपने फार्म हाउस में बैठा उसी फाइल के पन्ने पलट रहा था। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जिस दिन सूरज इस घर से बाहर होगा उसी दिन इस परिवार की पूरी विरासत हमारे नाम हो जाएगी। एक आदमी ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, सिर्फ सूरज के हट जाने से ऐसा कैसे हो सकता है? आकाश मुस्कुराया। उसने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। उसमें परिवार की करोड़ों की जायदाद का नक्शा और कुछ पुराने कानूनी कागज रखे थे। आकाश बोला, दादाजी की वसीयत में साफ लिखा है, परिवार की जिम्मेदारी और जायदाद उसी के पास रहेगी जो घर को एकजुट रखेगा। अगर सूरज बदनाम हो गया या परिवार से निकाल दिया गया तो सब कुछ अपने आप मेरे अधिकार में आ जाएगा। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब उन्हें भी समझ आ गया था, ये पूरी साजिश सिर्फ अवनी की नहीं, विरासत की थी। उधर सूरज और ईशा रात भर उस वीडियो को बार बार देखते रहे। हर छोटी बड़ी बात पर गौर करते रहे। तभी ईशा की नजर वीडियो के एक कोने पर गई। वहां एक बोर्ड दिखाई दे रहा था। उस पर लिखा था, शर्मा वेयरहाउस, ब्लॉक 7। ईशा अचानक बोली, सूरज, अगर यह भी गोदाम है तो वहां सीसीटीवी कैमरे भी होंगे। सूरज की आंखों में उम्मीद लौट आई। मतलब हमें दूसरी रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है। दोनों ने उसी रात वहां जाने का फैसला कर लिया। थी यार, रात के करीब 12 बजे दोनों चुपचाप घर से निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि अवनी उनकी बातें सुन चुकी थी। वह तुरंत आकाश को फोन मिलाती है। दादा भाई और ईशा गोदाम की तरफ जा रहे हैं, शायद उन्हें सीसीटीवी के बारे में पता चल गया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर आकाश गुस्से में बोला, उनसे पहले मेरे आदमी वहां पहुंचने चाहिए, कोई भी रिकॉर्डिंग बचनी नहीं चाहिए। कुछ ही देर बाद सूरज और ईशा गोदाम पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों चौंक गए। गोदाम का मुख्य दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सूरज ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। चारों तरफ टूटी हुई मशीनें, जंग लगे कंटेनर और अजीब सी खामोशी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। सूरज बिना देर किए ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक कंप्यूटर रखा था। ईशा ने जल्दी से सिस्टम ऑन किया। स्क्रीन जल उठी। सीसीटीवी का सारा डेटा सामने था। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज दिखाई दिया, फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली। सूरज ने गुस्से में मेज पर मुक्का मार दिया। हम फिर देर कर गए। ईशा ने हार नहीं मानी। उसने कंप्यूटर को ध्यान से देखा, फिर बोली, रुको, शायद सब कुछ डिलीट नहीं हुआ है। उसी समय उसे स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा फोल्डर दिखाई दिया। नाम था backup_01। ईशा ने फोल्डर खोला। उसमें सिर्फ एक वीडियो बचा था। वीडियो चलाते ही दोनों की आंखें फैल गईं। उसमें साफ दिखाई दे रहा था, आकाश अवनी को पैसे दे रहा है। लेकिन इस बार एक और चेहरा कैमरे में कैद हो गया था। एक ऐसा आदमी जिसे देखकर सूरज पूरी तरह हैरान रह गया। यह तो हमारे परिवार का वकील है। ईशा भी चौंक गई। अब मामला सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं था। परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान भी इस खेल में शामिल था। हैसी वी दूर प्रदर्शन हो और टन कॉस्टर सेतर कैप्साला। उधर अवनी अकेले अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने अपने पर्स से अपने छोटे भाई की फोटो निकाली। आंसू पोंछते हुए बोली, बस थोड़ा और, फिर मैं तुम्हें इस नरक से निकाल लूंगी। उसी समय उसे एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर उसका भाई दिखाई दिया। वह रस्सियों से बंधा हुआ था। पीछे खड़े गुंडे ने कहा, अगर सूरज तक सच पहुंचा तो अगली बार यह जिंदा दिखाई नहीं देगा। कॉल कट गई। अवनी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब पहली बार दर्शकों को समझ आने लगा कि अवनी लालची जरूर है, लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं। वह भी किसी की कैदी बन चुकी है। उधर सूरज और ईशा गोदाम से निकल ही रहे थे।
कि अचानक बाहर कई गाड़ियों की हेडलाइट एक साथ जल उठी। चारों तरफ से काली एसयूवी ने उन्हें घेर लिया। दर्जनों हथियारबंद लोग गाड़ियों से उतरने लगे। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। धीरे धीरे एक आदमी बाहर निकला। उसने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश सूरज, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन अफसोस, अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। सूरज ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, आकाश का बड़ा भाई विक्रम था, जिसे पूरा परिवार 5 साल पहले मर चुका मान चुका था। ईशा भी एक कदम पीछे हट गई। अगर विक्रम जिंदा है, तो 5 साल पहले उसकी मौत की खबर किसकी थी, और इतने सालों तक वह छिपकर आखिरकार क्या रहा था? यही राज कहानी के अगले भाग में खुलेगा, जहां पहली बार पता चलेगा कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड आकाश नहीं, बल्कि कोई और है। पूरा परिवार जिस इंसान को 5 साल पहले मर चुका समझ चुका था, वह आज सूरज के सामने जिंदा खड़ा था। गोदाम के बाहर खड़ी काली एसयूवी की हेडलाइट सीधे सूरज और ईशा के चेहरे पर पड़ रही थी। बीच में खड़ा विक्रम हल्की हल्की तालियां बजा रहा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो सिर्फ उसी इंसान के पास होता है, जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। सूरज कुछ पल तक उसे देखता रह गया, फिर उसकी आवाज कांप गई। भैया, आप जिंदा हैं? विक्रम मुस्कुराया। मरने वालों की खबरें अखबारों में छपती हैं सूरज, और मैंने अपनी मौत की खबर खुद छपवाई थी। ये सुनते ही ईशा के होश उड़ गए। मतलब 5 साल पहले जो हादसा हुआ था, वह हादसा था ही नहीं। सब कुछ पहले से रचा गया एक खेल था। विक्रम धीरे धीरे सूरज के पास आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम हमेशा से बहुत भावुक थे, इसी वजह से हर बार हार जाते हो। सूरज ने उसका हाथ झटक दिया। अगर आप जिंदा थे, तो इतने साल कहाँ थे? विक्रम हंस पड़ा। वहीं जहां से मैं तुम सबको चला रहा था। इतना कहकर उसने उंगली चटकाई। तुरंत उसके आदमी आगे बढ़े और सूरज तथा ईशा के हाथों से मोबाइल छीन लिए। ईशा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने दोनों मोबाइल अपने हाथ में लिए और मुस्कुराते हुए बोला, यही ढूंढ रहे थे ना तुम लोग? उसने वीडियो चलाया। कुछ सेकंड तक सब देखते रहे। फिर उसने बिना कुछ सोचे दोनों मोबाइल जमीन पर फेंक दिए। धड़ाम! अगले ही पल एक गुंडे ने लोहे की रॉड से दोनों मोबाइल पूरी तरह तोड़ दिए। सूरज गुस्से से चिल्लाया, तुम सच को नहीं मिटा सकते। विक्रम जोर से हंसने लगा। सच? इस दुनिया में वही सच होता है जिसे लोग मान लें। उसी समय ईशा मुस्कुराई। विक्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मोबाइल तोड़कर तुम बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि असली सबूत अब उन मोबाइलों में नहीं है। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? ईशा ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने वीडियो की कॉपी पहले ही दूसरी जगह भेज दी थी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। आकाश ने गुस्से में विक्रम की तरफ देखा। मैंने कहा था इसे हल्के में मत लो। विक्रम पहली बार परेशान दिखाई दिया। टेंशन। उसी समय दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। वो आकाश घबरा गया। पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? विक्रम ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, सब लोग निकलो। कुछ ही सेकंड में पूरा गोदाम खाली होने लगा। लेकिन जाते जाते विक्रम सूरज के बिल्कुल पास आया। उसने धीरे से कहा, आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे, या तो अपनी विरासत बचाना या ईशा की जान। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठा और काफिला अंधेरे में गायब हो गया। सूरज ने तुरंत ईशा की तरफ देखा। तुमने सच में वीडियो की दूसरी कॉपी बना ली थी? ईशा कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वह कॉपी कहाँ है यह सिर्फ मुझे पता है। सूरज ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय ईशा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में अवनी का छोटा भाई रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके पीछे खड़ा एक आदमी बंदूक पकड़े हुए था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सबूत पुलिस तक पहुंचा तो सबसे पहले इसकी लाश मिलेगी। ईशा ने तुरंत अवनी की तरफ देखा, जो कुछ दूरी पर खड़ी यह सब सुन रही थी। अवनी जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा था ना, मैं अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रही। उन्होंने मेरे भाई को बंधक बना रखा है। यह पहली बार था जब अवनी ने खुद अपनी मजबूरी स्वीकार की। सूरज के चेहरे पर गुस्सा और दया दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह समझ चुका था कि असली दुश्मन सिर्फ आकाश या विक्रम नहीं है। इन दोनों के पीछे भी कोई ऐसा इंसान है जो पूरे खेल की चालें चल रहा है। आइंदर उधर एक आलीशान हवेली के अंदर एक बुजुर्ग आदमी शतरंज खेल रहा था। उसने टीवी पर सूरज की लाइव खबर देखी और मुस्कुराते हुए अपना अगला मोहरा आगे बढ़ा दिया। कमरे में बैठे लोग उसे मालिक कहकर बुला रहे थे। उसने बिना ऊपर देखे सिर्फ इतना कहा, अब समय आ गया है आखिरी खेल शुरू करने का। कैमरा धीरे धीरे उसकी उंगलियों की तरफ बढ़ता है, जहां एक पुरानी अंगूठी चमक रही थी। उसी अंगूठी को देखकर सूरज की बचपन की एक धुंधली याद अचानक सामने आने वाली थी, और वही याद बताएगी कि इस पूरे खेल की शुरुआत आज से नहीं, करीब 20 साल पहले हुई थी। क्या मालिक ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? विक्रम और आकाश उसके लिए काम क्यों कर रहे हैं? और क्या सूरज का अतीत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे
अगले भाग में, जहां पहली बार 20 साल पुराना राज सामने आएगा और कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। इस दुनिया में वही सच होता है जिसे लोग मान लें। उसी समय ईशा मुस्कुराई। विक्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मोबाइल तोड़कर तुम बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि असली सबूत अब उन मोबाइलों में नहीं है। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? ईशा ने बिना डरे जवाब दिया। मैंने वीडियो की कॉपी पहले ही दूसरी जगह भेज दी थी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। आकाश ने गुस्से में विक्रम की तरफ देखा। मैंने कहा था इसे हल्के में मत लो। विक्रम पहली बार परेशान दिखाई दिया। टेंशन। उसी समय दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। वो आकाश घबरा गया। पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? विक्रम ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया। सब लोग निकलो। कुछ ही सेकंड में पूरा गोदाम खाली होने लगा। लेकिन जाते जाते विक्रम सूरज के बिल्कुल पास आया। उसने धीरे से कहा, आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, या तो अपनी विरासत बचाना या ईशा की जान। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठा और काफिला अंधेरे में गायब हो गया। सूरज ने तुरंत ईशा की तरफ देखा। तुमने सच में वीडियो की दूसरी कॉपी बना ली थी? ईशा कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वह कॉपी कहाँ है यह सिर्फ मुझे पता है। सूरज ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय ईशा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में अवनी का छोटा भाई रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके पीछे खड़ा एक आदमी बंदूक पकड़े हुए था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सबूत पुलिस तक पहुंचा तो सबसे पहले इसकी लाश मिलेगी। ईशा ने तुरंत अवनी की तरफ देखा, जो कुछ दूरी पर खड़ी यह सब सुन रही थी। अवनी जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा था ना, मैं अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रही। उन्होंने मेरे भाई को बंधक बना रखा है। यह पहली बार था जब अवनी ने खुद अपनी मजबूरी स्वीकार की। सूरज के चेहरे पर गुस्सा और दया दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह समझ चुका था कि असली दुश्मन सिर्फ आकाश या विक्रम नहीं है। इन दोनों के पीछे भी कोई ऐसा इंसान है जो पूरे खेल की चालें चल रहा है। आइंदर उधर एक आलीशान हवेली के अंदर एक बुजुर्ग आदमी शतरंज खेल रहा था। उसने टीवी पर सूरज की लाइव खबर देखी और मुस्कुराते हुए अपना अगला मोहरा आगे बढ़ा दिया। कमरे में बैठे लोग उसे मालिक कहकर बुला रहे थे। उसने बिना ऊपर देखे सिर्फ इतना कहा, अब समय आ गया है आखिरी खेल शुरू करने का। कैमरा धीरे धीरे उसकी उंगलियों की तरफ बढ़ता है, जहां एक पुरानी अंगूठी चमक रही थी। उसी अंगूठी को देखकर सूरज की बचपन की एक धुंधली याद अचानक सामने आने वाली थी, और वही याद बताएगी कि इस पूरे खेल की शुरुआत आज से नहीं, करीब 20 साल पहले हुई थी। क्या मालिक ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? विक्रम और आकाश उसके लिए काम क्यों कर रहे हैं? और क्या सूरज का अतीत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है? इन